नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज बात होगी राजनीति के लिहाज से बड़े दिन की, क्योंकि जहां बिहार के तमाम एग्जिट पोल फेल साबित हुए और बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की फिर से सरकार बनने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा हरियाणा की राजनीति के लिए आज का दिन रहा जब सत्ताधारी दल बीजेपी बड़ौदा में जीत हासिल नहीं कर पाई। हुड्डा अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। कांग्रेस की जीत बड़ौदा में 2019 के विधानसभा चुनाव से भी बड़ी जीत रही। बीजेपी जेजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी को जेजेपी का वोट नहीं मिला और पहलवान योगेश्वर दत्त भालू से पटकन ही खा गए। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर बात होगी। आखिर बीजेपी की हार का जिम्मेदार कौन और कांग्रेस की कौन सी वो रणनीति थी जिससे वो कामयाब हो गई। बड़ौदा में बीजेपी की करारी हार। हार के बाद पार्टी का हुआ बुरा हाल। जेजेपी वोटरों का भी नहीं मिला साथ। बड़ौदा में कांग्रेस का ही रहेगा राज। बीजेपी की हार का जिम्मेदार कौन? यह जीत का जश्न कांग्रेस खेमे का है। ये जीत है बड़ौदा की, ये जीत प्रतिष्ठा की, ये जीत है गढ़ बचाने की। जी हां, सत्ताधारी बीजेपी बड़ौदा में बेदम हो गई और बीजेपी उम्मीदवार और पहलवान योगेश्वर दत्त को कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल उर्फ भालू ने पटकनी दे दी। ऐसे में कांग्रेस खेमे में दिवाली मनाई जा रही है। बड़ौदा हल्का ने ये बता दिया एक बार सरकार को कि ये चंडीगढ़ की तरफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जी हल्का बड़ौदा की इसको श्रेय देना चाहते हो? इसका चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा। तो लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। आप एक एक करके देख लीजिए, इनके जो भी फैसले या जो भी बातें, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो लोगों को रिझा पाए या लोगों के हित में। 10 साल के कार्यकाल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा में बहुत कार्य कराए हैं, वो उसी कर्मों का फल है। ये तो एक सड़क भी नहीं बना पाए, टूटी फूटी सड़कें पड़ी थी, विकास तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारा उसी का परिणाम है और बीजेपी के जो कार्यशैली उसके विरोध में वोट दिया। बीजेपी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी करारी हार होगी। जेजेपी वोटर का भी उसे साथ नहीं मिला। ऐसे में यह हार बीजेपी जेजेपी की है। अब बहानेबाजी के अलावा नेताओं पर कोई विकल्प ही नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ हरियाणा की 90 सीट तो हम नहीं जीत सकते। 90 तो कोई नहीं जीत सकता। रिजल्ट कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। जो भी जनता का मत मिलेगा, जो जनादेश होगा, उसका हम स्वागत करेंगे। देखिए, वो चीजें तो अभी देखेंगे कि भाई कहाँ कमी थी। उस कमी हमें में होगी जो हम लोगों की उम्मीदों खरा नहीं उतर पाए लोग हमें। बड़ौदा में इनेलो का चश्मा भी जनता ने नहीं पहना, वो चौथे नंबर पर सिमट कर रह गई। खास बात यह रही कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत 2019 के विधानसभा चुनाव से भी बड़ी जीत रही। खैर, सवाल यह है कि बीजेपी की हार का जिम्मेदार कौन है? क्या कास्ट फैक्टर बड़ौदा में हावी रहा? क्या कृषि कानून का गुस्सा चला या जेजेपी ने तहदिल से बीजेपी का साथ नहीं दिया? विनोद लांबा के साथ राजेश खत्री, जी मीडिया, बड़ौदा। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी बड़ौदा में और विपक्ष ने आरोप तक लगाए थे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, लेकिन बीजेपी कामयाब नहीं हुई। कांग्रेस कैसे कामयाब हो गई और बीजेपी क्यों चूक गई, इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र चौहान रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। रंजीता मेहता है, प्रवक्ता कांग्रेस के। अर्जुन सुदैल हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंजीता जी, आपका भी, और अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो रंजीता जी, आपको बधाई कि कांग्रेस जीत गई और चर्चा की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले मैं वीरेंद्र चौहान साहब से करूंगा। चौहान साहब, पहलवान साहब चित हो गए, पहला बहाना क्या बीजेपी के पास हार का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहाने नहीं लगाती। भारतीय जनता पार्टी
बड़ौदा के चुनाव का परिणाम आने के बाद पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, सरकार के जो ओहदेदार हैं, जिन सब ने मिलकर के ये चुनाव लड़ा, योगेश्वर दत्त पहलवान को हम हरियाणा विधानसभा में भेजना चाहते थे चुन करके, हम मान लो नहीं भेज पाए, बड़ौदा की जनता का विश्वास हमें वैसा नहीं मिल पाया जैसा मिलना चाहिए था, तो उसका विश्लेषण करेंगे। तो बहाना नहीं साहब, हम ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करने वाले हैं। मैं जो वहां से जीत करके आए हैं विधायक बड़ौदा के होने जा रहे हैं, कांग्रेस के उन प्रत्याशी को तो वीरेंद्र चौहान साहब, बधाई देना चाहता हूं। वीरेंद्र जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई बहाना नहीं है और आप लोग हार स्वीकार कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप लोग हार स्वीकार कर रहे हैं या कुछ और एड ऑन करना है अभी आपको? शालीनता से, विनम्रता, अच्छा, बहुत विनम्रता से जनादेश को स्वीकार करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम जनादेश से थोड़ा ही भाग सकते, कोई भी नहीं भाग सकता। कोई भागने की कोशिश करेगा जनादेश को मान लिया, लेकिन सर मान लेना वीरेंद्र चौहान जी, विनम्रता से उसको स्वीकार कर वीरेंद्र चौहान जी मान ले, बात कह रहा हूं कि केवल बीजेपी ने एक वाक्य आपने कांग्रेस कहिए सर, कांग्रेस के आपने कहा रंजीता जी कांग्रेस को बधाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को बधाई देने से पहले एक बार जो इनके नए नवनिर्वाचित विधायक हैं उनसे पूछ लीजिए बधाई कांग्रेस को देनी है या केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देनी है, क्योंकि वो पहले दिन से कह रहे थे कि मैं नहीं किसी और ने जानता, मैं तो भूपेंद्र सिंह ने जानू और दीपेंद्र सिंह ने जानू। तो वो कांग्रेस की जीत है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत है ये? हाँ, तो इसलिए सारी कांग्रेस को या जो 15-16 कांग्रेस हरियाणा में है सबको बधाई देना मेरे ख्याल से वो तर्कपूर्ण नहीं है। बाकी तो आपको भी स्वतंत्रता और रंजीता जी। चलिए वीरेंद्र चौहान, आपने मान लिया, आपने हार स्वीकार कर ली और आपने कहा हमारे पास कोई बहानेबाजी की जरूरत नहीं है। तो सर मान ले सरकार ने 6 साल में बड़ौदा में काम नहीं किया, तो मान ले कृषि कानून से वहां लोग नाराज हैं, मान ले आपके उम्मीदवार से लोग खुश नहीं थे, क्या मान लिया जाए? नहीं, मान ले कि जेजेपी ने आपको साथ नहीं दिया? नहीं साहब, हमने बेहतरीन काम किया 6 साल में, इसीलिए वहां हम आगे बढ़े हैं। हम घटे नहीं हैं, हम पहले से आगे बढ़े हैं। और ये जो चुनाव है इसमें अगर कोई आपके मेरे पास कोई सूत्र हो जिसमें हम ये देख पाए कि किसान, ठेठ किसान जो खुद अपनी फसल बोता है, जो मंडी में फसल लेकर के जाकर के बेचता है, अगर हमारे पास आपके पास कोई पैमाना हो, हम ये देख पाए कि कितने किसानों की वोट मिली है, तो आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमें कहीं कांग्रेस से घने कम वोट मिल गए होंगे, ऐसा नहीं है। सर बहुत बड़ी जीत हुई है, 10,000 से भी ज्यादा, 10,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हुई है। मैंने एक वोट की भी जीत होती है साहब। मैंने कब कहा कि 10,000 से जीत नहीं हुई? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे वोट बढ़े, हमारा जनाधार बढ़ा, हमने मजबूती से दमदार तरीके से चुनाव लड़ा और हमको किसानों का भी समर्थन मिला है। कोई इस बहम में न रहे कि बड़ौदा में हमको किसान का वोट नहीं मिला है। ऐसा अगर कोई कहता है तो वो हरियाणा में नहीं रहता है, शायद जमीन की स्थिति को नहीं जानता है। हरियाणा का किसान कमोबेश आज भी कृषि कानूनों के साथ खड़ा है। कुछ लोगों को कांग्रेस गुमराह करने में कामयाब हो गई। चलिए ठीक है सर, रंजीता जी को भी जोड़ लेते हैं। सर उनकी जीत हुई है, आप तो उनको भी ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देना पड़ेगा। रंजीता जी, कैसे कामयाब हो गई कांग्रेस? खूब दीजिए। देखिए, ऐतिहासिक जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, ऐतिहासिक जीत हुई है आज हरियाणा की वो भोली भाली जनता जिन्होंने ठगबंधन को कहीं ना कहीं वोट डालकर जिताया था और सरकार बनाई थी। आज 1 साल के कार्यकाल ने ये सिद्ध कर दिया है कि उनको ये ठगबंधन मंजूर नहीं है और कहीं ना कहीं भाजपा का जो 6 साल का कुछ शासन रहा है उसके मुंह पर तमाचा मारकर आज हरियाणा की जनता ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो इस सरकार को नकार चुकी है। और मेन मुद्दा जो रहा वो किसानों का रहा। जिस तरीके से किसानों की किसानी खत्म करने के लिए 3 अध्यादेश भाजपा सरकार लाई थी, आज उन किसानों ने इनकी जो सत्ता है उसको नकार दिया है। आप देखिए, तमाम षड्यंत्र करने के बावजूद, तमाम जो है ताम दाम दंड भेद होने के बावजूद, सारे पूरे दुरुपयोग करके सत्ता का, उसके बावजूद रात को लाइट बंद कर शराब भी बांटी गई, वहाँ पर सिलेंडर भी बांटे गए, वहाँ पर पैसे भी बांटे गए और उसके बाद 124 लोगों बहरूपियों को बुलाकर
वहां पर भी वोटों में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीता है इंदुराज नरवाल। ये हरियाणा के जनता की सच्चाई की जीत है। और कहीं ना कहीं आज जो खट्टर साहब है, जो डबल इंजन की सरकार के दावे करते थे, उनका मरोड़ निकाला है हरियाणा की जनता ने। आज जनता जनार्दन इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि भाजपा के राज में ना तो उनकी किसानी बचने वाली है, ना उनको नौकरी मिलने वाली है, ना महिलाओं को सुरक्षा मिलने वाली है। और जितने भी बड़े घराने हैं, जितने भी सरकारी खजाने हैं, उसको लुटाने का काम जो है वो भाजपा की सरकार कर रही है। आप देखिए कि पूरा इनका मंत्रिमंडल तंत्र, मुख्यमंत्री को ये तक कहना पड़ गया कि मैं भी आपके गवांड से हूं, उसके बावजूद जनता जनार्दन ने उनको नकार दिया। हम बड़ौदा नहीं, रंजीता जी, क्योंकि एक बात कहते थे, अब क्या होगा हरियाणा की राजनीति का भविष्य क्या होगा? क्योंकि हुड्डा साहब कहते थे कि जैसे ही यहाँ कांग्रेस जीतेगी ये सरकार बिखर जाएगी। भविष्य क्या देख रहे हैं सरकार का? देखिए, निश्चित तौर पे जो जिंदा कौमें हैं वो 5 साल का इंतजार नहीं करती, और हरियाणा की जो जनता है वो जिंदा है। और मैं ये मानती हूँ कि जितने भी इन्होंने ठगबंधन के तहत विधायकों को अपने साथ जोड़ने का काम किया था, कहीं ना कहीं वो अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। इसी वजह से कई इनके ऐसे नेता हैं जिन्होंने चेयरमैनशिप लेने से भी इनकार कर दिया। निश्चित तौर पे अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे थे कि आगे आप बदलाव देखेंगे, वो बदलाव आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे ये जो सरकार है वो 5 साल पूरे नहीं करने जा रही। जनता जनार्दन ने इनको नकार दिया है, क्योंकि जिस तरीके का षड्यंत्र ये लगातार करते हैं, आज इनका काला चेहरा और काला चरित्र जो है वो जनता जनार्दन के सामने आ चुका है। चले चौहान साहब, मैं लौटूंगा। एक रिएक्शन अर्जुन जी से भी ले लेता हूँ, प्रवक्ता है इनेलो के, सर उनसे भी ले लेता हूँ। वीरेंद्र चौहान साहब, मैं लौटूंगा। अर्जुन जी, आपकी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई सर। राजकुमार सैनी भी आपके उम्मीदवार से ज्यादा वोट ले गए, सोचा था? रंजीता मेहता जी को उनकी जीत पर बधाई देना चाहूंगा। और रही बात वोट की कि कम वोट डले, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव से ठीक 2 दिन पहले खेल खेला गया, जिस तरह का एक नोट बांटने का काम किया, सिलेंडर बांटने का काम किया, वो तो हार गए सर। अब उन पर क्या आरोप लगा रहे हैं? वो तो दुखी मन है। वीरेंद्र चौहान जी वैसे ही दुखी मन है उनका, और अब आप उन पर और भी तंज कस रहे हैं। शर्मा जी सुनिए, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ कि जिस तरह से 2 दिन पहले ये खेल खेला गया, नोट बांटने का रास्तों को और सिलेंडर बांटने का, हर तरह से प्रशासन का शासन का हर तरह से प्रयोग किया गया, उसी को देखते हुए लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं बीजेपी जीत रही है और बीजेपी जीत जाएगी। जिस तरह के संडे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाने का काम किया, तो उससे जिन लोगों ने इनेलो को भी वोट करना था, वो भी ये सोच रहे थे कि इस भ्रष्ट सरकार को, जिन्होंने किसानों के खिलाफ काले अध्यादेश लाने का काम किया, उसको अगर हराना है तो जैसे ही कांग्रेस का कैंडिडेट एक थोड़ा सक्षम रूप में दिखाई दिया तो उन्होंने उसको वोट करने का काम किया। इस वजह से इंडियन नेशनल लोकदल को कहीं ना कहीं वोट कम पड़ी है। तो ये मैं आपको बता दूं शर्मा जी, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2 दिन पहले अब जात पात का भोगने का बड़ौदा की जनता के बीच काम किया था, तो उस वजह से बड़ौदा ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। और इसी एक तरफा वोट डालने के कारण भारतीय जनता पार्टी के हराने के चक्कर में इंडियन नेशनल लोकदल के जो वोट थे वो भी कहीं ना कहीं ये सोच के कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह हराया जाए तो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। चलिए सर, ठीक है, अच्छा बहाना आपका भी अर्जुन जी। लेकिन चौहान जी आपको नहीं लग रहा अगर आपका जेजेपी मदद कर देती, जेजेपी का पूरा वोटर आपके साथ आ जाता, पूरा भी नहीं कम से कम कुछ हद तक आ जाता, तो शायद ये सीट बच जाती आपके लिए? देखिए, इस बात को जैसे गणित में होता है ना, 2 + 2 4, राजनीति में हमेशा ऐसा नहीं होता। राजनीति अंक गणित के हिसाब से नहीं चलती। राजनीति में कभी कभी 2 + 2 3 भी होते हैं और कभी कभी 2 + 2 11 भी हो सकते हैं। इस अंतर को हमें समझना पड़ेगा। जो लोग पिछले चुनाव में जब हम और जजपा अलग अलग लड़ रहे थे, जजपा के साथ जो गए थे वो सबके सब हमें वोट दे देंगे, ऐसा क्यों हम माने मतदाता के बारे में? जब हम अलग अलग लड़े थे उस परिस्थिति में मतदाता ने निर्णय लिया था। अब हम इकट्ठे लड़े हैं, इस परिस्थिति में मतदाता ने निर्णय लिया है। उनके बहुत सारे वोट हमको स्थानांतरित हुए होंगे, लेकिन सब स्थानांतरित हो गए हों, हस्तांतरित हो गए हों, ऐसा
आवश्यक नहीं है। एक जो टिप्पणी इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथी ने की, उस पर मुझे ये कहना बहुत विनम्रता से कि साहब, क्या ये मान लिया जाए कि आप अर्थात इंडियन नेशनल लोकदल, ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने उनको जेल भिजवाया चौटाला साहब को, ये मिलकर भाजपा को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे क्या बड़ौदा का? क्या ऐसा हुआ है? और यदि ऐसा नहीं हुआ, एक क्षण अपनी बारी में बोलिएगा। मुझे एक बार मुझे आप अपनी बारी में कह लीजिएगा। मुझे तो मेरी बात पूरी होने नहीं दीजिए। ऐसे ठीक नहीं लगता, उचित नहीं है। ऐसे बोलना उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कल तक ओम प्रकाश चौटाला जी भी वहां घूम रहे थे, हल्के में प्रचार कर रहे थे, वो जिस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे थे, अभय सिंह चौटाला जिस तरह के परिवर्तन की बात अपने मतदाता और जनाधार के दम पर कर रहे थे, तो आपको तो ये चिंतन कर लेना चाहिए बैठकर कि आप अपने उस मतदाता को इस चुनाव में टिका कर नहीं रख पाए। बड़े परिवर्तन की बात करने का आपका अधिकार वो कहां तक वाजिब है, या उस तरह के दावों में कितना दम है? वीरेन जी, एक बड़ा सवाल है। ठीक है, हार जीत की बात है, लेकिन वीरेन जी, आपको नहीं लगता है अब कहीं ना कहीं पार्टी को चिंतन मंथन करने की जरूरत है, पार्टी को अब सबक लेने की जरूरत है? क्योंकि भविष्य में, चलिए रंजीता मेहता या ओम प्रकाश चौटाला जी क्या कहते थे या हुड्डा साहब क्या कहते थे कि ये सरकार नहीं चलेगी, वो चलिए भविष्य में पता चला, लेकिन सर आपको अब सबक लेने की जरूरत है, काम करना पड़ेगा, रोजगार देने पड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बेहतर करनी पड़ेगी। ये आप लोगों के लिए सबक है, वरना वो दिन दूर नहीं, बीजेपी हरियाणा से बाहर हो जाएगी। हर चुनाव नहीं सर, ये आप गंभीरता सोचिए। ऐसे कैसे बाहर हो जाएगी? नहीं। अरे ऐसे कैसे आप ऐलान कर देंगे? पूर्ण बहुमत के साथ आए थे, बैसाखी पर खड़े कर दिया। कैसे कह देंगे? बैसाखी पर खड़े कर दिया इस हरियाणा ने। अगर काम किया होता तो आपकी 75 पार का नारा पूरा हो जाता। ये भाषा ठीक नहीं, ये भाषा ठीक नहीं। उत्तर सुन लीजिए, काम करना पड़ेगा चौहान साहब। एंकर के रूप में ये भाषा ठीक नहीं। नहीं सर, अरे उत्तर सुनिए ना, फिर उत्तर सुन लीजिए। प्रश्न उठाया आपने, मैं उत्तर भी नहीं सुनेंगे? हाँ बोलिए ना चौहान साहब। मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक चुनाव से सबक सीखने की बात है, हम जीते हुए चुनाव से भी सीखते हैं, हारे हुए से भी सीखते हैं, उसमें कतई कोई दो राय नहीं है। हम तो बहुत मुक्त मन से चिंतन मंथन करते हुए, विश्लेषण करते हुए राजनीति करते हैं, और राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते, जनता के लिए राजनीति करते हैं, देश के लोगों के लिए राजनीति करते हैं, राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इसमें से जो सीखने की बातें हैं हम सीखेंगे, लेकिन हमारे विरोधियों को ज्यादा इतराने की इसमें से जरूरत नहीं है, बहुत उनको उछलने की आवश्यकता नहीं है। हम धरातल पर काम करने वाले शिवमंगल सिंह की वो कविता की पंक्तियां मैं दोहराना चाहता हूं कि क्या, चलिए पंक्तियां भी सुन लीजिए, पंक्तियां भी सुन लीजिए। अरे शेर व शायरी जो कहना हो कह लें, उसके बाद शेर व शायरी करें, सुन लीजिए पहले। रंजीता जी, जब आदमी गम में डूबता है तो शेर व शायरी ज्यादा करता है। करिए मैं तो नहीं, अरे गम कहाँ भाई, गम में नहीं, मैं उत्साह में, हिम्मत के साथ। आपको लगता होगा गम, चुनाव में हार जीत होती रहती है। शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता है, बहुत लोगों ने सुनी होगी, और हम लोग उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। हम निरंतर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुनबे के लोग हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। बड़ौदा में बड़ौदा की जनता के साथ खड़े रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे, हरियाणा के जन जन के लिए काम करेंगे, और कांग्रेस के और दूसरे हमारे विपक्षी इनके षड्यंत्रों को बेनकाब करेंगे कदम दर कदम। ठीक है, लेकिन हम कतई चिंतित नहीं है, हम कतई उदास भी नहीं है, ये तय मानिए, ये भी लेते रहिए। ठीक है रंजीता जी, इतराने की जरूरत नहीं, का अधिकार है। मैं नहीं कह रहा हूं, चौहान साहब कह रहे हैं। मैं फिर इनके शेर का जवाब एक शेर के साथ ही देना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। हमसे ना पूछिए हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है, न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है।
और बड़ौदा की जनता का हाथ जोड़कर धन्यवाद है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको सबक सिखाने का काम किया है और बड़ौदा की जनता ने ये शुरुआत कर दी है कि हरियाणा और हरियाणवी का आज मूड क्या है वो जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। और जितने भी आपके विधायक जिनका दम घुट रहा है आपकी पार्टी के अंदर, आप चिंता मत कीजिए, आप उनको संभाल कर रखिए कि वो आपको टाटा अलविदा करके ना चले जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बड़े लड्डू फूटने लग गए एक बड़ौदा के लड्डू से, सब कुछ गलत नजर आएगा। देखिए अरे लड्डू तो फूट रहे हैं, लड्डू बट भी रहे हैं और लड्डू हम खाएंगे भी और दिवाली भी मनाएंगे। बड़ौदा का लड्डू खा लीजिए, लेकिन इतने बड़े बड़े लड्डू मन में फूटने लगे, ये नहीं होना चाहिए और ये होने वाला भी नहीं है। आपके नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष रहे हैं, आज धनखड़ साहब की अध्यक्षता को इस हरियाणा की जनता ने नकारा है, इस बात को स्वीकार कीजिए। आज तक तो हमेशा शादी होती थी खट्टर साहब की और कार्ड छपते थे मोदी जी के नाम के, तो आज जनता जनार्दन ने बता दिया है कि मोदी जी नाम का भी गुब्बारा अच्छा ये राहुल गांधी सोनिया गांधी को बिहार ने नकार दिया, जो है बिहार ने राहुल गांधी सोनिया गांधी को नकारा है क्या? मध्य प्रदेश ने राहुल गांधी सोनिया गांधी को नकार दिया है क्या? बेतुकी बात है। आज टीका सिर पर लग रहा है, बिहार में भी बिहार ने आपको नकार दिया, भाई साहब सियासत छोड़ देंगे, वहाँ पर 101 सीटों नहीं रिजेक्ट कर दिया क्या? डू यू फील 90 सीटें ऐसी डू यू फील रिजेक्टेड? क्या उसको रिजेक्ट करना कहेंगे? मत कीजिए, रात तक का इंतजार कीजिए, वहाँ की काउंटिंग स्लो है, जल्दी ही आपको नतीजे पता चल जाएंगे। और जिस तरीके के षड्यंत्र आप करते हैं, सुबह जब बैलेट पेपर की गिनती हुई तो आरजेडी 140 पे थी, जैसे जैसे ईवीएम खुलना शुरू हुआ आप ऊपर आते नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जनता के जनार्दन के मन में षड्यंत्र आपकी जो बदबू है। रंजीता जी ये तो मत कहिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ी करनी होती, इन्होंने पूरी ताकत लगाई थी, ईवीएम में यहाँ गड़बड़ी कर देती, कम से कम वो ठीक है। जमीन पर रहें, पंजा बड़ौदा में क्या जीत गया, ये आसमान में उड़ने लगे हैं, पंजे जमीन में गड़े रहे अच्छे लगते हैं। अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, और इनकी बड़ी शेरो शायरी सुन ली हमने, ये चुप कराइए ताकि मैं अपनी बात कर सकूं। जब ये पंजाब में जीतती है तो ईवीएम इनकी धर्मात्मा होती है, और बड़ौदा में जीतती है तो भी धर्मात्मा होती है। बिहार में ईवीएम बदमाश हो जाती है, बिहार में ईवीएम का चरित्र हनन हो जाता है, दुष्चरित्र हो जाती। कैसे दलीलें देते हो? ईवीएम के खिलाफ हूँ और मरते दम तक ईवीएम के खिलाफ रहूंगी। आपका जब मौका आएगा वरिंदर चौहान जी, आप बोलिएगा। अभी तो ये बड़ौदा का चुनाव परिणाम नकार दीजिए, क्योंकि ईवीएम ने आपको जिताया है। जो जज्बा है उसके लिए तो आगे कुआं था और पीछे खाई थी, और इस बात के चुनाव के रिजल्ट ने उनको सिद्ध कर दिया है कि जिस तरीके से उन्होंने भाजपा के विपक्ष में वोट ली थी, आज जनता जनार्दन ने जब वो आपकी गोद में जाके बैठे हैं, उनको भी नकारा है और आपको भी नकारा है। जो डबल इंजन की सरकार के वादे और दावे किया करते थे, आज जनता जनार्दन ने कह दिया है कि वो इस मूड में नहीं है कि 5 साल आपके और कंटिन्यू हो। ठीक है, मैं रंजीता जी आऊंगा। रुकिए चौहान साहब, रुकिए, अर्जुन जी को भी जोड़ लेते हैं। अर्जुन जी, एक आप पता नहीं आप पर भी कोई शेरो शायरी है तो सर वो भी कह दीजिए, लेकिन मुझे आपको देखकर एक गाना आ रहा है, सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी, कभी हुकूमत चलाने वालों की ये हालत हो जाएगी। सर देखिए, शेरो शायरी शर्मा जी, शेरो शायरी करने में और काम करने में बहुत फर्क है। जैसे चौहान साहब कह रहे थे काम किया है काम करेंगे, अगर काम किया होता तो आज ये हालत देख लेना पड़ती भारतीय जनता पार्टी को। और इनकी जो सहयोगी पार्टी है जेजेपी, उनके डिप्टी सीएम साहब वो कहते थे कि 40 और 40 80 हो जाएंगी, वो कहाँ गए हैं? जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते थे, हमने विकास किया है, हमने 75% रोजगार देने का काम किया, हम बिल लाए हैं, वो सब धरे के धरे रह गए, क्योंकि वो झूठे वादे थे, झूठे ढकोसले थे। वो 40 और 40-80 से वो, अब मुझे नहीं लगता कि थोड़े दिन बाद जैसे ही गठबंधन की मीटिंग होगी, मंथन मीटिंग होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की बनने वाली नहीं है। और आने वाले समय में दोबारा से फिर जिस तरह से किसानों पर 3 काले कानून सौंपने का काम किया और आज हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह त्रस्त है, आने वाले समय में दोबारा से वही 4 पर जाकर आने वाले चुनाव में जल्द वहीं पर खड़े होने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। और रही इंडियन नेशनल लोकदल की बात, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी यहाँ पर लोगों के जनता की, हरियाणा की जनता पर कुठाराघात करने का काम किया। मैं अभी रोकूंगा अर्जुन जी, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इसी मसले पर चर्चा करें। चौहान साहब जोड़ेंगे आपको भी लगातार, इसी मसले पर बात करेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे क्या
बड़ौदा में कास्ट फैक्टर भी हावी रहा है, क्योंकि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र भी है, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं और दर्शकों को बता दें, रणभूमि में आज बात हो रही है बड़ौदा की। बड़ौदा में बीजेपी हार गई, पूरी ताकत लगाई, सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी, नेता रहे लेकिन हार गए। कांग्रेस के लिए खास बात यह रही कि कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जिस तरह हम मसलों पर बात करें कि कौन कौन से ऐसे बिंदु रहे जिसकी वजह से बीजेपी कामयाब न रही, क्योंकि कहीं ना कहीं कृषि कानून का जो नाराजगी थी किसानों की, वो एक बड़ा इशू रहा। इस पर चर्चा करें, हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए मेहमानों की तरफ रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र चौहान जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजीता मेहता हैं कांग्रेस की तरफ से, अर्जुन सुदैल हैं प्रवक्ता हैं इनेलो के। चौहान साहब, एक चूक तो हुई होगी ना कुछ, ठीक है अभी तो आप मंथन चिंतन करेंगे, लेकिन लगता क्या है, क्या कास्ट फैक्टर का भी है? क्योंकि देखिए यूपी हरियाणा या बहुत ज्यादातर हर स्टेट में, बिहार की बात हो, कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। देखिए जयप्रकाश जी, अगर मैं आपके चैनल पर बैठकर ये कह दूं कि जाति का फैक्टर किसी चुनाव में होता नहीं, बड़ौदा में नहीं था, तो ऐसा करना लगभग यही बात होगी कि सामने बिल्ली है और कबूतर आंख मूंद के कहे कि बिल्ली बिल्ली कुछ नहीं होती, सब मन का वहम है। हिंदुस्तान के चुनाव में, हिंदुस्तान की सियासत में, हिंदुस्तान के जो दैनंदिन जनजीवन है उसमें जाति का फैक्टर वो काम करता है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कहीं वो ज्यादा करता होगा, कहीं वो कम करता होगा, कहीं किसी के सकारात्मक कोई आंकड़ा बैठ जाता होगा, कहीं किसी के विपरीत बैठ जाता होगा। आदर्श स्थितियों की कल्पना करें तो आप रंजीता जी से पूछेंगे, वो भी यही कहेंगी, मैं भी यही कहूंगा, और अर्जुन भाई भी यही कहेंगे कि ये जाति का दृष्टिकोण चुनाव में नहीं होना चाहिए, नौकरी में भी होना चाहिए। चूक हुई वीरेंद्र जी, चूक हो गई, ब्राह्मण चेहरा उतारने की जगह जाट चेहरा उतारते तो कुछ फायदा होता। नहीं, सुनिए मुझे, नहीं, सुनिए, नहीं, सुनिए तो सही। जाति न हो चुनाव की कंसिडरेशन में, ये सब कहते हैं, होती है, यानी जाति है कि जाति नहीं, ये हमको मानना पड़ेगा। लेकिन जब आप कैंडिडेट उतारते हैं वहां पर सब पार्टियां कुछ ना कुछ गणना करती हैं, लेकिन सभी एक जाति के प्रत्याशी उतार दें एक चुनाव में, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। पार्टी जब प्रत्याशी निर्धारित करती है तो बहुत सारे फैक्टर्स पर विचार करती है। आप प्रत्याशी की योग्यता के हिसाब से दोनों चेहरों को देख लीजिए। आज तो जो है भालू भाई की बल्ले बल्ले का दिन है, वो विधायक हो गए हैं, लेकिन आप दोनों प्रत्याशियों को बगल में बिठाइए, उनकी उपलब्धियां जीवन की, उन्होंने क्या क्या किया है आज तक, उसका मूल्यांकन करेंगे तो आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अपेक्षाकृत अधिक योग्य, अधिक अनुभवी और देश और समाज के लिए काम करने वाले नौजवान को, पहलवान योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा। यानी उम्मीदवार अच्छा था, गड्ढे आपने खोद दिए, गड्ढे खोदे हुए थे बीजेपी ने बड़ौदा में, इसलिए उम्मीदवार तो अच्छा था लेकिन गड्ढे खोद दिए, ऐसा तो नहीं रहा। नहीं, और फिर आप तो शब्द भी चुन के ला रहे हैं, जैसे मतलब लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, ऐसे लाइव आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, अब चूक तो बताइए ना, कोई चूक ही नहीं पकड़ पाए, नहीं चूक ही नहीं पकड़ पा रहे, सुन रहे इसीलिए कह रहा हूं। हाँ, लाखों लोग सुन रहे हैं इसीलिए कह रहा हूं। अरे सर, आपके हाईकमान की रणनीति कहीं फेल तो हुई होगी ना सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई चूक हुई, विकास नहीं हुआ, बड़ौदा में गड्ढे खोद दिया आपने, उम्मीदवार अच्छा दे दिया आपने, कुछ ऐसी कोई ऐसी तो चीज पकड़ में आ रही होगी ना। मैं बताता हूँ, जैसे कहते हैं ना सर, जब कुछ चीज होती है तो शुरुआती जांच में शंका होती है, शुरुआती जांच में शंका होती है। कोई वीरेंद्र चौहान को कोई शंका है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है हार पर? जांच की रिपोर्ट सुन लीजिए, शुरुआती जांच की रिपोर्ट सुन लीजिएगा। बड़ौदा का चुनाव, वहां वो बड़ौदा का जो विधानसभा क्षेत्र है विशुद्ध ग्राम्य विधानसभा क्षेत्र है, और आपने भी शायद शुरू में कह दिया कि कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में कामयाब होगी, आपने 2-3 बार ये जुमला इस्तेमाल किया है। सच है कि बड़ौदा की विधानसभा में परंपरागत रूप से कई दशक से हमारा कोई बड़ा व्यापक जनाधार हो, हमारा गढ़ हो, हमारा ठिकाना हो, ऐसी स्थिति नहीं थी। हमने जहां से चुनाव शुरू किया था वो निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण परिदृश्य था, और वो स्थान, वहां की सियासत,
वहां लंबे बोलने समय का तक मौका कांग्रेस दे जीतती बिल्कुल, रही आ है रहे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नहीं, दिग्गज वीरेंद्र नेता चौहान हैं। जी, एक मिनट सुन आपने लीजिए, जवाब तो अच्छा दिया। वीरेंद्र वो चौहान जी, वहां जवाब दिया, वहां लेकिन सियासत मुझे- करते मुझे रहे हंसी हैं आ गई। और वीरेंद्र चौहान जी, मुझे हंसी आ गई। उनके हंसी इसलिए आ गई, एक आपने मिनट, कहा कि एक देखिए हमारी मिनट। परंपरागत सीट आप में हंसिए, थी। कौन रोकता है? नहीं, आज तो आप उछल ही रहे हैं। नहीं, आज सर, आप हंस ही सर, ऐसे सर, रहे मैं हैं इसलिए कह रहा जैसे हूं। कांग्रेस के बजाय आप जीते हो। नहीं, सर, आज आप गजब हंस रहे हैं। हाँ, हाँ। मुझ में आपको मैं कहूंगा कि आपको जयप्रकाश जी लड्डू नहीं, मैं बहानेबाजी एडिशनल में- भिजवाने अरे सर, पड़ेंगे। ना तो ये लड्डू रंजीता जी खिला से रहे आखिरी हमें। मंगाऊंगा, नहीं, मैं भी नहीं, भेजूंगा। ना तो मैं इन्होंने कह रहा लड्डू हूं। खिलाए, ना ये लड्डू हमें मैं कह रहा खिलाएंगे। हूं। ना तो रंजीता जी हमें लड्डू खिला रही है सर, ना आप मैं खिलाते खिलाऊंगा। हमें। मैं हम खिला तो दूंगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी तो हार बहानेबाजी जीत पर में मुझे समझ हंसी आ रही वाले है। लोग हैं। वीरेंद्र चौहान जी, आप कह रहे हैं कि अगर ये गढ़ था, अगर ये कांग्रेस एक बार सुन लीजिए, क्यों बहानेबाजी आप कह रहे हैं? चौहान साहब, मैंने चौहान एक साहब, दलील दी। चौहान साहब, मैं एक अगर आप दलील कह दे रहे रहा हैं कि ये हूं, गढ़ आपको था, पूरा नहीं होने देना परंपरागत चाह रहे। सीट थी, तो सर मैं करोड़ रुपए मत बातें, इनको वैसे ही सीट दे देते। मैं तो ये कह रहा हूं, करोड़ रुपए मत बातें, इलेक्शन मत करवाते, जब आपको पता थी परंपरागत सीट है, गढ़ है। आप जो कह रहे हैं, मैं आपके नहीं कह रहा हूं सर, आपने कहा। हे परम सुखधाम, हे श्री जयप्रकाश, हे श्री जयप्रकाश, ऐसी विचित्र विचित्र दलीलें देने के लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रजातंत्र में ऐसा होता है क्या कि आप किसी को भेंट कर दें सीट? जयप्रकाश जी, हम नहीं, ऐसा होता है क्या? तो कह रहा हूं ना सर, आपके चैनल की तुलना में आपके चैनल, आपका चैनल किसी कंपटीटर चैनल को सारे अपने स्टूडियोज बंद करके रास्ता देता है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं नहीं, आप? सर, आप आज कह रहे हैं आपकी ना, बात आप में उनकी मजा कह नहीं रहे आ हैं रहा। कि ये परंपरागत खैर, सीट थी, आपका ये इनका आपका गढ़ उत्साह था, देखने लायक है। हमारे लिए कुछ नहीं था वहां पर, मैंने इसलिए ये बात रखी है। मैंने झूठ बोला क्या? हाँ, मैंने झूठ बोला क्या? हमने वहां बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हम जटिल परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हम बेहतर चुनाव लड़े हैं। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? ये आप देखना नहीं चाहते। रंजीता जी कह रही है, रंजीता जी देखिए, ताज्जुब की बात ये देखिए कि जनरली आप देखते हैं कि सभी चैनल्स जो हैं इनके उसमें चलते हैं, अनुसार चलते हैं, तो ये बड़े खुश होकर आराम से डिबेट करते हैं। और अगर आज मेरे भाई ने दो तलखी के सवाल पूछ लिए, नहीं मैम, यहाँ इस मंच पर सत्ता पक्ष से भी तीखे सवाल होते हैं। इस मंच पर, इस मंच की मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ सत्ता पक्ष से भी तीखे सवाल होते हैं और विपक्ष से भी उसकी जवाबदेही मांगी जाती है। विपक्ष की भी जवाबदेही मांगी जाती है इस मंच से कि आपने तलखी वाले सवाल किए पक्ष से। आप बिल्कुल, मैं आपकी पीठ थपथपाती हूँ इसके लिए कि जयप्रकाश जी आज निष्पक्ष होकर इस डिबेट को करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा वालों को इसकी तलखी जो है महसूस हो रही है। आज से पहले मैं मानती हूँ कि नहीं थे योग्य क्या? उम्मीदवार, होशियार उम्मीदवार, बहुत काबिल उम्मीदवार को 1 साल के अंदर 2 बार शहीद कराने का काम जो भाजपा की सरकार ने किया है, वो योगेश्वर दत्त, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी तो हो सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं होता कि एक अच्छा खिलाड़ी अच्छा नेता भी बने, एक अच्छा लीडर भी बने। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने सचिन तेंदुलकर का है कि जब तक वो खिलाड़ी के रूप में खेलते रहे तब तक उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनका परफॉर्मेंस थी, वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। बस जैसे ही उनको टीम का कैप्टन बनाया गया, वो कहीं ना कहीं उनकी जो है परफॉर्मेंस में कमी आती नजर आई। तो जरूरी ये नहीं होता कि जो खिलाड़ी हो, जो अभिनेता हो, वो लीडरशिप में भी कामयाब हो। पर भारतीय जनता पार्टी का ये अक्सर देखा गया है कि जब इनके पास नेता नहीं होते चुनाव लड़वाने के लिए, तो अक्सर ये बड़े चेहरे ढूंढते हैं, चाहे वो बबीता फोगाट है, चाहे वो योगेश्वर दत्त है, चाहे वो हेमा मालिनी है, चाहे वो अनुपम खेर है की वाइफ जो है किरण खेर है। तो बड़े बड़े चेहरे ढूंढते नजर आते हैं भाजपा की सरकार। पर निश्चित तौर पे इस खिलाड़ी को 1 साल में 2 बार शहीद कराने का काम जो भाजपा की सरकार ने किया है, कहीं ना कहीं योगेश्वर दत्त महसूस कर रहे होंगे कि मैं खिलाड़ी ही रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि 2 बार 1 साल के अंदर चुनाव हारना बहुत बड़ी बात है। और एक खिलाड़ी का भी मनोबल टूट जाता है कि अगर लगातार उसकी परफॉर्मेंस इस तरीके से डाउन रहे। निश्चित तौर पे जो आपने बात कही कि खड्डे खोद रखे थे बीजेपी ने, उन खड्डों में जो है योगेश्वर दत्त का गिरने का काम हुआ है। अगर इन्होंने वाकई काम किया होता, विकास किया होता, नौकरियां दी होती, किसानों के हित के काम किए होते, महिलाओं को सुरक्षा दी होती, वहाँ की गलियां सड़कें बनवाई होती, वहाँ की जो पानी की भराव की समस्या है उसको हल करवाया होता, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस खोले होते, तो निश्चित तौर पे जो आज वोटिंग है वो योगेश्वर दत्त के पक्ष में होती। पर जनता जनार्दन इनका काला चेहरा और चरित्र पहचान चुकी है, इसी वजह से उन्होंने योगेश्वर दत्त को भी निकारा, उन्होंने खट्टर साहब को भी निकारा और उन्होंने धनखड़ साहब की अध्यक्षता को भी। ठीक है चौहान साहब, मैं लौटूंगा, आपका ही रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले अर्जुन जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। अर्जुन साहब, क्या मानते हो, ठीक है आप लोगों का ये गढ़ रहा कभी,
अब ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि अब मानना ही पड़ेगा, बीजेपी नहीं मानेगी गढ़, क्योंकि गढ़ कहते हैं कि गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ टूटते भी हैं, यही कहा गया था, लेकिन गढ़ इनका अभी नहीं टूटा। लेकिन इसका मतलब अगर कांग्रेस यहाँ चौथी बार जीतती है तो माना जाता है कि कांग्रेस पर लोग भरोसा करते हैं, हुड्डा परिवार पर लोग भरोसा कर रहे हैं, यानी कांग्रेस ने कुछ काम किए होंगे, और 6 साल में यहाँ बीजेपी ने काम नहीं किए, तो इनको फिर बाहर का रास्ता। जयप्रकाश जी, देखिए गढ़ की बात अगर ना करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, और पिछले 6 साल तक वहां पर किसी ने जाकर नहीं देखा, कोई विकास कार्य वहां पर नहीं हुए। जितने भी विकास कार्य हुए थे तो इंडियन नेशनल लोकदल के समय में हुए थे। और देखिए चौहान साहब कह रहे थे कि जातीयगत की बात नहीं चुनाव में होनी चाहिए, और होती भी नहीं है। पर कई जगह भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है कि वो जातीय समीकरण लड़ाने की जरूर कोशिश करती है। जात पात की इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो काफी लंबे समय से उनका ये राजनीति में जो जुमला है ये रहता है कि राजनीति डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है। हेलो जी जी, हेलो अर्जुन साहब सुन पा रहे हैं हम आपको? शर्मा जी, हाँ, देखिए जातीय समीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमेशा से आदत रही है जात पात फैलाने का, जाट गैर जाट के नाम पर लड़ाने का, हमेशा से रही है। लेकिन इस बार यहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 साल के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश में जो हाहाकार मचा है, जो किसान मजदूर सब बुरी तरह से त्रस्त है, तो वो उसको सबक सिखाने का वहां की जनता ने काम किया। ठीक है, ठीक है चौहान साहब, ठीक है, आप जवाब भी देना चाह रहे थे, कांग्रेस का भी जवाब देंगे और इनेलो का भी, लेकिन एक सवाल मैं भी जोड़ना चाहता हूं। आपको लगता है कि आपने बहुत सारे फॉर्मूले अपनाए, यहाँ पर बहुत सारी बातें कही, खुद सीएम मनोहर लाल ने भी कहा कि अगर एमएसपी खत्म तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, नहीं चला वो मामला। उन्होंने कहा कि आप देखिए इनको जिता दीजिए, विधायक आप बना दीजिए, मंत्री मैं बना दूंगा, वो भी नहीं चला। सर ये चूक, फिर मैं उस चूक पर आता हूं, ये बीजेपी से चूक कहां हुई? देखिए चूक कहां हुई उसका मूल्यांकन आंतरिक जो हमारी बैठकें होंगी निश्चित रूप से हम उसका करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, हम लोगों ने जो बारंबार बात कही, वो सत्य है, सत्य के इतर कुछ नहीं है। छल कितना हुआ है आपके देखते हुए, कैमरों के सामने, सार्वजनिक मंचों से इतना भयंकर तरीके से कांग्रेस के और दूसरे मित्रों ने झूठ बोला, मंडी मिट जाएगी, मंडी नहीं रहेगी, एमएसपी नहीं होगा, किसान बेहाल हो जाएगा। मंडी वही है, एमएसपी वही है, अगले साल का एमएसपी भी घोषित हो चुका है, और किसान के हित में। रुक जाइए, अपनी बारी में बोल लीजिएगा, अपनी बारी में बोल लीजिएगा। मैं बहुत विनम्रता से आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस और दूसरे हमारे मित्रों ने, चाहे लोकदल हो, मिलकर, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक एक करके बोल लेंगे, अच्छा लगेगा, सुनने वालों को अच्छा लगेगा अगर एक एक करके बोलेंगे। आप जयप्रकाश जी इनको रोक लीजिए, मेरी बारी में ना बोलेंगे। रुकिए अर्जुन जी, रुकिए। हाँ, कि सामूहिक रूप से दोनों दलों ने, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो जो अब दल के बजाय एक कुनबा, एक परिवार तक सीमित हो गया है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे कांग्रेस हो, इनके नेताओं ने चौक चौराहे, रैली, टेलीविजन चैनल, सब जगह जाकर ये कहा मंडी समाप्त करने के कानून हैं। मैं यही तो कह रहा हूं ना वीरेंद्र चौहान जी, ये लोग झूठ फैलाने में कामयाब हो गए, आप जनता को नहीं समझा पाए, ये एक बड़ी भूल हुई ना आप लोगों पे। जो आप सारे कानून लागू लेकर आए हैं, मैं आज भी कह रहा हूं, हमारी मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा होने दीजिए, अरे मित्र रुक तो जाओ। कानून में काला कुछ नहीं है, कानून स्वर्णिम है, और आप काला उसको घोषित करके किसान का नुकसान कर रहे हो। जो किसान अपनी फसल का दाम तय करने की आजादी मांगता था, उसको मंडी या बाहर जहां उसका मन करे वहां बेचने की स्वतंत्रता मांगता था, वो जो कानून वो उसको स्वतंत्रता देते हैं, आजादी के कानून को काला कानून कहलाने वालों की मानसिकता काली है। किसान की भाई साहब,
अच्छा अगर अच्छा मंडी अच्छा खत्म नहीं हम तो होती, अगर MSP खत्म नहीं होता, हम एक तो चुनाव साहब हम एक आपको उपचुनाव हार गए वोट डालते वहाँ पे। हम एक उपचुनाव हार गए एक हम नहीं, एक आप आगे हम सात एक चुनाव उपचुनाव हार गए आने वाले समय में। कांग्रेस किसान हम में एक किसान का काम नहीं करोगे। आप अरे मितवा MSP सुन के तो लिए लो, करते। जो सामने खड़ा उसको देखो, जो सामने हो रहा है उसको देख लो। आज की तारीख में चुनाव परिणाम आए ना, आज की तारीख में जयप्रकाश जी जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें हम बड़ौदा हारे हैं, सच है, लेकिन बिहार हम जीत रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश के उपचुनाव में इनको करारी चोट मारी है। किसान वहां भी है भाई साहब, किसान केवल बड़ौदा में नहीं है, केवल बड़ौदा में किसान नहीं है, हरियाणा की बात चल रही है, मध्य प्रदेश में भी किसान है, किसान बिहार में भी है। आप एक उपचुनाव जीतने कराने लगे हैं। चौहान साहब एक उपचुनाव छोड़िए। चौहान साहब सुनिए, कामयाब हो गए, चौहान तो साहब उछाले आप मार जो रहे बात हैं। कर रहे थे, चौहान साहब आपने मेरे चौहान साहब रुकिए अर्जुन जी रुकिए, अर्जुन जी रुकिए ना। अर्जुन जी आपने कहा कि आप ज्यादा हंस रहे हैं और आप ज्यादा खुश हैं। सर मुझे तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पहले आप 75 का पार का नारा देते थे, बड़ा दुख हुआ आप 40 पर ही सिमट गए। सर मुझे बड़ा दुख हुआ सर, पूरी ताकत लगाई आपने, सोचा कि हम उपचुनाव हार जाएंगे। उम्मीद नहीं थी सर कि बीजेपी इतनी परफॉर्मेंस करेगी। सत्ताधारी दल बीजेपी जेजेपी मिलकर इसको चुनाव लड़ रही थी। बड़ा दुख हुआ सर, सच में बड़ा दुख हुआ। आप लोगों को दुख ना हो, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है सर बीजेपी का। मैं अपने मित्र जयप्रकाश जी के दुख में शामिल हूं और मैं आपके दुख में शामिल हूं। दिलाता हूं चौहान साहब मैं कि आपके हमसे दुख में कोई शामिल चूक हूं। हुई होगी तो उसका विश्लेषण करूंगा। नहीं आप कितने दुख में शामिल हो वो तो दिख रहा है, लेकिन मैं आपके दुख में पक्के तौर पे शामिल हूं। भारतीय जनता पार्टी से या हमारे गठबंधन से कोई चूक हुई होगी तो उसका ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे। हरियाणा के लोगों के एक एक हरियाणवी के हित में समेत कांग्रेस की प्रवक्ता ये भी हरियाणवी हैं और समेत अर्जुन भाई, इन सबके हित में हरियाणा की ये सरकार अगले 4 साल बढ़िया ढंग से काम करने वाली है। यही तो मैं कह रहा था चौहान इनको साहब, बड़ौदा का लड्डू जरूर मिला है, नहीं समझ लेकिन रहे इनके मन में जो चौहान दूसरे साहब, लड्डू फूट रहे चौहान साहब, हैं, इनके मन में नहीं, जो नहीं, दूसरे लड्डू फूट रहे चौहान जी, हैं वो आप लड्डू हरियाणवियों के लिए इनको काम करेंगे मिलने चौहान वाले साहब, नहीं है। वही समझ में मैं कह रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो एंकर बैठा ये भी हरियाणवी है और ये जानता है कि रोजगार मैं खूब समझ रहा हूं। बहुत चीजें नहीं बेहतर हुई। विकास की व्यवस्था होती तो सर बड़ौदा में ऐसा हाल नहीं होता। ये तभी सवाल है। 80,000 नौकरियां ईमानदारी से दी हैं। आप रोजगार की ठीक है, बेहतरी की बात ठीक करते है, हैं। ठीक है, पहले रंजीता कैसे नौकरियां मिलती थी आप जानते हैं रंजीता जी, हरियाणा में। रंजीता जी, आप रंजीता जी, कैसे कह देंगे अब तो बेहतर ठीक है। स्थिति नहीं सर, अब तो आप पर सवाल उठेंगे बिना वीरेंद्र चौहान जी, अब तो सवाल बिना उठेंगे खर्चे बीजेपी की पर। सरकार अगर में। अच्छी परफॉर्मेंस होती तो आप सत्ताधारी दल होकर उपचुनाव किसी भी कीमत में नहीं हारते। रंजीता मेहता, रंजीता मेहता, ठीक है, उन्होंने बताया चूक रही जैसा भी हुआ। आपको क्या लगता है कि जनता ने क्यों समर्थन नहीं दिया कांग्रेस का और बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? बीजेपी को क्यों किनारा कर दिया? जयप्रकाश जब 2014 का चुनाव हुआ था, कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने महसूस किया था कि हम अपनी हकीकत, अपने काम जो है वो नहीं बेच पाए और भाजपा सपने बेचकर जो है सत्ता में आ गई। पर आज उन सपनों को 5 साल का समय देने के बाद जब दोबारा से इनकी ठगबंधन की सरकार बनी, कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और आज ये कह रहे हैं कि हमने अपना झूठ बोलकर लोगों को बरगलाया। पर मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका अगर सच होता तो जनता झूठ को स्वीकार ना करती, क्योंकि सच कांग्रेस पार्टी बोल रही थी और झूठ भाजपा बोल रही थी। और जो ये बड़े बड़े इतरा रहे हैं कि बिहार हम जीत रहे हैं, मैं आपको ताज़ा अपडेट दे देती हूँ। एनडीए 120 पे है और महागठबंधन 113 पे है। उसके अलावा 29 ऐसी सीटें हैं जिस पर 1000 से भी कम मार्जिन पे ऊपर नीचे हो रहा है और आरजेडी 12 पर आगे चल रही है और भाजपा 17 पे आगे चल रही है। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है नतीजा। आप सब्र कीजिए, काउंटिंग थोड़ी स्लो चल रही है तो चमत्कार तो वहां पर भी दिखेगा। आज आपको बात स्वीकार करनी पड़ेगी, जिस तरीके से बड़े बड़े मार्जिन लेकर एनडीए जीतती थी, आज उनको हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। आज उनको अपनी हाथ स्वीकार करके सिर झुका के ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी की कुनीतियां जो है बड़ौदा के लड्डू ठीक है और एक एक करके सभी प्रदेश आपके हाथ से निकलने वाले हैं। आज तो लड्डू बटेंगे भी और लड्डू हम खाएंगे भी और दिवाली भी बनाएंगे।
बनाएंगे। आप लोग सोचिए कि आपने अपना चेहरा कैसे बचाना है। जिस तरीके के आपके हालात है, जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस है पूरे देश के अंदर, आज देश के अंदर रोष है, जनता जनार्दन आपसे रंजीता जी, नाराज है। अगर ये बड़ौदा की जनता आपके साथ आई, आपको क्या लगता है, क्या कृषि कानून की वजह से आपके साथ थी? क्या बड़ौदा में विकास नहीं हुआ इसलिए कांग्रेस के साथ थी, या फिर एक कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है? क्योंकि देखिए आपके जाट उम्मीदवार, जाट बाहुल्य क्षेत्र, इनका एक ब्राह्मण चरण बिहार में दिखाई नहीं दिया। देखिए मेरे से सवाल किया है तो चौहान साहब की आवाज म्यूट कर दीजिए, ऐसे मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मध्य प्रदेश में भी बड़ौदा की जनता ने जो आज ये प्यार और आशीर्वाद दिया है, उसके पीछे एक कारण नहीं, उसके पीछे बहुत से कारण है। देखिए अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो भाजपा वहां पर कभी 1-1.5% से ऊपर उठ ही नहीं पाई थी, और अगर हम 2004 की बात करते हैं तो इनको मात्र 5% वोट शेयर मिला था, और उसके बाद अगर हम 2014 की बात करते हैं तो मुश्किल से पार्टी अपनी जमानत बचा पाई थी। आज उस एरिया के अंदर आप पिछले 6 साल के अंदर एक भी विकास की ईंट नहीं लगा पाए। वहां के जो विधायक श्री कृष्ण हुड्डा थे वो बार बार विधानसभा के अंदर अपने हलके की समस्याओं को लेकर आते थे, पर जो भाजपा की सरकार है एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। जब ग्रांट देने की बात आती थी, जब वहां पे स्कूल खोलने की बात आती थी, तो इस सरकार ने भेदभाव और पक्षपात किया। और दूसरी बात, इसलिए वहां की जनता ने इनको नकारा। लेकिन रंजीता जी, आपको भी तो मानना पड़ेगा ना, हुड्डा साहब ने अपनी नाक की लड़ाई बनाई थी, प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाई थी। उन्होंने कहा मेरी साख दांव पर लगी है, आप मेरे साथ आइए। तो ये एक कास्ट फैक्टर का कार्ड जो खेला वो भी तो एक है ना रंजीता जी। जीतने के लिए लड़ा जाता है तो प्रतिष्ठा पर लेकर ही चुनाव जीता जाता है। मैं ये मानती हूँ कि जब चुनाव लड़ता है तो प्रतिष्ठा पर लेकर ही चुनाव लड़ना पड़ता है। एंड एवरीथिंग। आखिरी कमेंट चौहान साहब, आखिरी कमेंट। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ सर, बीजेपी हार गई लेकिन कांग्रेस जीत गई। थोड़ा बहुत दुख और चिंतन मंथन और कुछ रफ्तार विकास के कामों में अब आगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दिल से आपके दुख में आपके साथ हूं। हमसे अगर कहीं कोई चूक हुई है उसका मूल्यांकन करके चौहान साहब मेरी सलाह है, आप मेरे दुख में साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चौहान साहब सीएम साहब के दुख में जरूर शामिल हुई है, क्योंकि सीएम साहब को बड़ा झटका लगा होगा, ओपी धनखड़ साहब को बड़ा झटका लगा होगा। उनको फोन करिए, उनको आश्वासन दीजिए कि हम कार्यकर्ता आगे फिर तेजी से काम करेंगे, और उनको सलाह दीजिए कि विकास की रफ्तार बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, रंजीता जी आपका भी, वीरेंद्र चौहान जी आपका भी, और अर्जुन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।